want to move something and it is performing a linear motion. So for that, उस बॉडी के अगर आपको उस बॉडी को मूव करना है बेसिकली, so at a time if it is a linear motion, then उसका inertia, the inertia of that body, inertia का मतलब मैंने समझाया था that it is a tendency. Can you see my page, everyone? Yes, ma'am. Okay, so I said inertia का मतलब होता है tendency of not changing its state. So अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ लीनियर मोशन, फॉर एग्जांपल मैंने इस बुक को ऐसा शिफ्ट किया, सो दिस इज अ लीनियर मोशन. सो वहां पर इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास डिपेंडेंट होता है, मतलब सिर्फ मास पर डिपेंड करता है. बट व्हेन वी कम इनटू अ पिक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन, व्हेन वी कम इनटू अ पिक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन, मैंने कहा इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, और वहां पर उसका नाम सिर्फ इनर्शिया नहीं रह जाता, उसका नाम इनर्शिया से कन्वर्ट होकर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज बिकॉज कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, मतलब किसी एक्सिस के अक्रॉस एनी एक्सिस, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल समझो ये आपका अर्थ है और ये आपका एक्सिस है, इसके आजू बाजू आपका अर्थ रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, तो वहां पर उसका इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज फर्स्ट द मास एंड सेकंड origin of axis. Distance of mass from axis of rotation. yes, so it is a square of a distance of a mass from axis of Rotation. so basically इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वर्ड इनर्शिया से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्यों आए ये बताती हूँ. इनर्शिया से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंटम बच्चों कब लगाते हैं आपको पता है क्या? जब भी हम किसी क्वांटिटी को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उस क्वांटिटी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलने लगते हैं. अगर आप लोगों को याद हो, आपने से डाइपोल मूवमेंट सुना है या नहीं सुना है? Yes. तो यहाँ पर भी इसको पता है डाइपोल मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम चार्जेस को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं. डू यू रिमेम्बर दिस? डू रिमेम्बर? Yes. तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, सो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है उसके साथ हम लोग मूवमेंट लगा देते हैं. सो हियर सिंस इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, बट जब रोटेशनल मोशन है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि रोटेशनल मोशन में इनर्शिया मास और डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, हेंस इट बिकम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. जब भी आप किसी भी चीज को एनी ऑफ द थिंग अगर आप उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो उस चीज को, वो उसका मूवमेंट बन जाता है. इट कैन बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट कैन बी डाइपोल मूवमेंट, इट कैन बी कपल. इफ यू रिमेम्बर कपल ऑफ मूवमेंट, याद आ रहा है कुछ ऐसा? वहां पे भी हमने मूवमेंट करके टर्म पढ़ा था, वहां पर भी हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे. इट वाज इन 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो कीप इट इन माइंड, जस्ट कीप इट इन माइंड कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो, तो वहां पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें हम मूवमेंट ऐसा वर्ड लगा देते हैं. सो हियर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए क्योंकि रोटेशनल मोशन में ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो इनर्शिया है, ये मास पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों पे डिपेंड करता है. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Ma'am. ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? मैंने लास्ट टाइम सिलेंडर के एग्जांपल पर रोका था, मैं वो एग्जांपल कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें और भी कंसेप्ट्स इंक्लूडेड है समझाने के लिए. सो अगर अभी फिलहाल वो कंसेप्ट इंक्लूड करूंगी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो सिलेंडर वाला एग्जांपल वहीं पे स्टॉप करो. जब मुझे फील होगा कि अभी आपके पास बहुत नॉलेज है चीजों को समझने का, तो मैं वो एग्जांपल वापस समझा दूंगी. ओके, सो फिलहाल के लिए इज एवरीवन क्लियर विथ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes. ओके,
सो ये बात तो क्लियर हो गई. नाउ हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय आई. आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. एक काम करो, जरा डेफिनेशन लिख के ले लो. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. गिव द हेडिंग एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं जो कि इस एक्सिस के अक्रॉस गोल गोल घूम रहा है बच्चों, ये बात तो समझ सकते हैं कि हर मास का, एवरी मास का डिस्टेंस अलग अलग होगा. ये मानते हो बच्चों? Yes. इसका डिस्टेंस कुछ और है. मतलब अब हमको डिस्क्रीट कंडीशन में जाकर बात करनी पड़ेगी. डिस्क्रीट मतलब हर छोटी छोटी मास को देखना पड़ेगा. मानते हो या नहीं मानते हो? Yes. 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 हर मास के डिस्टेंस को देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको R1 बोल दूं, इसको R2 बोल दूं, इसको R3 बोल दूं, इसको R4 बोल दूं, इसको R5 बोल दूं, है ना. हर मास के डिस्टेंस के साथ देखना. हर मास को, इसको हम M1 कंसीडर करते हैं, इसको हम M2 कंसीडर करते हैं, इसको M3 कंसीडर करते हैं, इसको M4 कंसीडर करते हैं, इसको M5 कंसीडर करते हैं. सो इस तरीके से बच्चों हर मास का अपना खुद का डिस्टेंस होगा. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. तो सिंपल सा फंडा है कि टोटल इनर्शिया जो भी होगा बच्चों, टोटल इनर्शिया जो भी होगा वो ऐसा कुछ होगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर एंड सो ऑन. जितने भी मासेस हैं MnRn स्क्वायर. RN RN square. मानते square. हो? ये सब लोग Yes. एक्सेप्ट करते हो? Yes. Yes. तो ऑफ कोर्स. और मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मासेस आर डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब दे आर नॉट कंटिन्यूअस. तो छोटे 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 टुकड़ों में है. ओके, सो डिस्क्रीट चीजों को ऐड करने के लिए, अगर आपको याद हो बच्चों, डिस्क्रीट चीजों को ऐड करने के लिए मैथ्स में समेशन का यूज किया जाता है. राइट. कंटिन्यूअस चीजों को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और डिस्क्रीट चीजों को ऐड करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं. सो समेशन डाला. समेशन में I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट n. 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है, और अंदर जो क्वांटिटी है वो डाल दो MiRi स्क्वायर. ये सबको क्लियर है बच्चों? व्हाट इज इट? मैम Yes. Yes. बोल बच्चा बोल. मैम समेशन किधर यूज करते हैं और इंटीग्रेशन किधर यूज करते हैं, एक बार रिपीट करो. समेशन मतलब देखो, जब ऐसे चीजें टूटी टूटी होती है और उनको ऐड करना होता है ना, वी यूज समेशन. और जहां पर चीजें से कंटिन्यूअस होती है और उनको ऐड करना होता है, वी यूज इंटीग्रेशन. समेशन मतलब क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं सेपरेट सेपरेट है ना, सो इट्स अ समेशन. उनको ऐड करना है तो समेशन. मार्क्स जो होते हैं आपके क्लास के, फॉर एग्जांपल आपको एक सब्जेक्ट में 1 मार्क्स है, दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा मार्क्स है, तीसरे, वहां पर जब आप ऐड करते हो दैट इज समेशन. और जहां पर चीजें से कंटिन्यूअस होती है, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी हो गया, ठीक है. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टूटा टूटा तो है नहीं आपका. अगर आप एक रॉड लेते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ बॉडी तो ऐसा पूरा कंटिन्यूअस होगा, तो वहां पर हर पॉइंट का टेम्परेचर ऐड करने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. और जहां पर ऐसे ब्रेक कर करके छोटी 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 चीजों में चीजें बिखरी हुई होती है, वहां पर हम समेशन यूज करते हैं. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट इज सेड? यस मैम. समझा? Yes. Yes. सबको समझा? समेशन कहाँ लगाते हैं और इंटीग्रेशन कहाँ लगाते हैं? समेशन जहां पर चीजें डिस्क्रीट हो. डिस्क्रीट होने का मतलब है टूटी टूटी हो, जिसको आप सिंपली काउंट कर सकते हो. और इंटीग्रेशन वहां पर जहां पर चीजें कंटिन्यूस. अभी देखो ये लाइन है, ये जो कर्व है, इसको मैं क्या एक एक पॉइंट काउंट कर सकती हूँ क्या? कैन आई काउंट एक सिंगल पॉइंट? No. कर सकती हूँ? No. तो यहाँ पर अगर मुझे पता करना है कि टोटल इसका क्या लेंथ है, तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा. Integration. पर यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, Yes. तो यहाँ पर Yes. मुझे समेशन का यूज करना पड़ेगा. सबको क्लियर हुआ? समेशन कहाँ पर और इंटीग्रेशन कहाँ पर? Yes. सबको Yes. पता है? Yes. ठीक है. सो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मासेस जो है वो डिस्क्रीट है. सो हम यहाँ पर सारी मासेस के वजह से जो इनर्शिया, टोटल इनर्शिया जो आने वाला है, दैट विल बी मास 1 उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, मास 2 उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, मास 3 उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, और मास n उसका डिस्टेंस का स्क्वायर. सो हम इसको इस तरीके से इस वे में लिख सकते हैं. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. समझा? Yes. चलो ये ले लो. अच्छा बच्चों, मुझे इसका यूनिट बताओगे क्या? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? देख के बताओ जरा फटाफट. kg meter square. यस, इट विल बी केजी मीटर Square. मास का केजी. और अगर ऐसा ही बोल रही हूँ तो ये आ रहा है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, सो डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर. यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों?
Yes. 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 अच्छा, ओके अगर वहीं पर ऐसा बोल दिया कि मास इज कंटिन्यूअस, लेट्स से कि अगर आपको बोल दिया कि मास इज कंटिन्यूअस, तो आप इसी इनर्शिया को पता है बच्चों कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट? यू विल सिंपली राइट लाइक दिस, Implicate. r square is Continuous पता ना continuous कब sorry, होगा? हाँ कंटिन्यूअस, जैसे कि वो बोल सकता है कि देयर इज अ रॉड इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है? सो इफ दे गिव यू अ रॉड एंड दे से यू कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो जो रॉड हो गया, इट्स अ सी डिस्क्रीट वाला पार्ट बहुत रेयरली आपको मिलेगा, मोस्टली आपको कंटिन्यूअस पार्ट ही मिलेगा। सो कंटिन्यूअस लाइक अ रॉड, या आपको एक सिलेंडर दे दिया, या आपको एक स्फीयर दे दिया और बोला कि टोटल इनर्शिया निकालो सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है तो, then at that points you have to go for the continuous conditions। जैसे अभी ये पेन है, ये पेन भी कंटिन्यूअस है, इट्स नॉट डिस्क्रीट, ठीक है? दिस इज नॉट डिस्क्रीट, इसका मैंने कह दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो यहाँ पर आपको फिर कंटिन्यूअस फैक्टर को यूज करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन। सो व्हेन योर थिंग्स आर कंटिन्यूअस, सो यू विल राइट इंटीग्रल ऑफ r square, that is distance का स्क्वायर, और dm is small mass। याद है अगर आप लोगों को, मैंने आपको पता है हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते हैं? याद है आप लोगों को इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली हम करते क्या है? हम क्या करते हैं? Small parts consider करते हैं. छोटे से पार्ट में हम पहले देखते हैं, पूरा फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं कि Limit हमको apply टोटल मिल करते जाए। हैं. तो पहले छोटे से मास को देखा, dm r स्क्वायर, टोटल r डिस्टेंस जो भी है, और फिर उसका इंटीग्रल ले लिया, मतलब हम टोटल मास के बारे में बात कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? yes Yes. So this is your discrete condition, summation of mi ri square, and this is your continuous condition जिसमें integral of r square dm लिखने का मतलब है कि पहले मैं छोटे मास के की वजह से इनर्शिया देख रही हूँ, और जैसे ही मैंने इंटीग्रल डाला मतलब मेरा टोटल मास का इनर्शिया मिल जाएगा, मल्टीप्लाइंग इट विद द r square। इज दिस एवरीवन क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. ऐसा है जिसको कोई भी दोनों में से कोई भी सेक्शन नहीं समझा हो? इंटीग्रेशन ना बच्चों किया ही ऐसा जाता है, इंटीग्रेशन का काम ही वही है। इंटीग्रेशन क्या करता है पता है? हाँ, आर स्क्वायर रेडियस नहीं बोल सकते, डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Yes. ऑलवेज आर स्क्वायर हियर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी Yes. आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से आपके मास का डिस्टेंस। मुझे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा इसका डायरेक्शन। ओके देखो, सोचो और बताओ कि whether it will be a vector quantity or it will be a scalar quantity. Think about it. और मुझे नेक्स्ट टाइम आंसर करना कि वेक्टर होगा कि स्केलर होगा। yes Just answer me next time कि whether you will say it a vector quantity or whether you will say it a scalar quantity। ठीक है, मैं कुछ और आंसर भी कर सकती हूँ क्योंकि आपको ये बात तो अभी तक पता चल चुकी होगी कि 3 टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, है ना? इतना तो थोड़ा बहुत पता चल चुका है। Yes. yes it's तो मैं कुछ भी कमेंट डाल सकती हूँ, पर आप सोचो और मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या ये वेक्टर है, क्या ये स्केलर है? आपको क्या लगता है व्हाट इट कैन बी? इट कैन बी अ टेंसर क्वांटिटी आल्सो। मेरे तरफ से कोई कमेंट नहीं है, पर आप जो आंसर दोगे उसका रीजन आप लेकर आना, फिर मैं जो आंसर दूंगी स्केलर होगा ना? थिंक अबाउट इट, थिंक वेक्टर अबाउट नहीं होगा क्योंकि स्केलर उसका वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग आता है तो स्केलर तो नहीं होगा वो। सी बेटा, Yes. वेक्टर आने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, उसको Yes. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो भी करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैम, वो इनर्शिया बट ऑपोजिशन है ना मैम? टेंसर है। थिंक अबाउट इट, सोचो और नेक्स्ट टाइम मुझे आंसर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, Yes. ठीक है? सोच, आप जो आंसर लाते हो उसका रीजन ले आओ, मैं जो आंसर अगर आपकी तरफ से मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो मैं आंसर देते वक्त रीजन दे दूंगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? कंटिन्यूअस हुआ तो इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम, डीएम मतलब पहले छोटे से मास को हम छोटे से मास की वजह से देख रहे हैं, इंटीग्रल करते ही हमने टोटल मास के बारे में, टोटल मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर डिस्क्रीट मास हुआ तो इट विल बी सिंपली समेशन ऑफ mi ri square where I goes from 1 to 1 to n. Is this everyone clear? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes.
Give me the dimension. Give me the M1, dimension. M1, L2. L2, बाकी सब L2, M1, T0. Yes, M1, L2, T0 is the dimension. T0. ठीक है, ठीक है, Yes. चलो. ओके, सो आप मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊं या नोट्स में लिख के भेजूं? आंसर नोट्स नोट्स में लिख के भेजूं तो एक मिनट छोड़ दो क्योंकि अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू डेरिवेशन. अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड विद द डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ चीजें रिपीट कर रही हूँ. दिमाग को क्लिक हो रहा है क्या वो देखो. पहला मैंने कहा कि अगर जब चीजें लीनियर चलती है तो वहां पर इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है. ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट Yes. सबको क्लियर है? Yes. बट अगर कोई चीज रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो वहां पर मास और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस एक्सिस के अक्रॉस वो गोल गोल घूम रहा है, मास और उस मास का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए बोलना स्टार्ट किया गया क्योंकि यहाँ पर मास के साथ उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है. यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes. 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 फिर मैंने आपको कहा, देन आई सेड कि अगर आपका जो मास है वो डिस्क्रीट है मतलब इस तरीके से टूटा हुआ है, तो वहां पर हम सिंपली क्या करते हैं, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, mn स्क्वायर तक लेते हैं एंड देन वी गो फॉर समेशन. ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes. Yes. और वहीं पर अगर चीजें कंटिन्यूअस हुई लाइक अ रॉड और लाइक अ सिलेंडर, तो वहां पर हम इंटीग्रल ऑफ r स्क्वायर dm लेते हैं. dm का मतलब है कि हम छोटे मास के साथ काम कर रहे हैं. इंटीग्रल करने के बाद हमने टोटल मास का डिस्कशन, यहाँ पर इंटीग्रल होते ही टोटल मास का डिस्कशन हो गया है. इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? क्या मैं आगे बढ़ूं? मैम वो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में वो आर स्क्वायर वो कांस्टेंट रहेगा क्या, मतलब Yeah. सरफेस का मॉलिक्यूल्स का कंसीडर किया? यस यस यस. फिर आप डायरेक्टली एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर काम करोगे. दैट इज वेरी श्योर. क्योंकि हम जहां पर भी समझो, अगर समझो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तुमने यहाँ पर ये डीएम ले लिया, ठीक है, दिस इज द डीएम यू हैव टेकन. सो व्हेन यू टेक दिस डीएम थिंग्स गोस लाइक दिस. ये आपका आर हो जाएगा. सो बेसिकली जब हम वो सॉल्व करेंगे ना तेजस, इट विल बी मोर क्लियर दैट हाउ वी हैव टू डील विद दिस आर. Yes, ma'am. How we have to deal with this R. Sometimes we say that कि हम लोग dr को भी वेरी करते हैं and then we take a limit. हम कभी कभी क्या करते हैं, dr को वेरी करते हैं and then we take a limit. ठीक है, हमारा जो R है it is going from 0 to L/2, ऐसा भी करते हैं. तो वो सारी चीजें हम जब एप्लीकेशन होगा ना तब हम सीखेंगे कि how we are going to deal with the distances and how we are going to deal with the masses. Is this clear what I said? Yes. समझा? Yes. So basically it is integral of distance का square into the mass, product of a mass. That's all. ये R को हम कैसे डील करेंगे, how we are going to deal with the total distance, ये जब हम solve करेंगे, proof करेंगे तो आप लोगों को clear हो जाएगा कि somewhere we are going to take a small dm over here and we will say that our distance is going from this to this. We are going to integrate from this to this. So ऐसे भी हम चीजों को solve करेंगे आगे जाके. So that you will come to know. So basically, फिलहाल मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि when you take a continuous body, it is basically an integral of square of the distance multiplied by its mass. That is dear. That is a small mass that you are going to consider. समझे? What I said? कैसे क्या एप्लीकेशन होगा वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे. When we will do some proofs, जब हम कुछ चीजों की inertias निकालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे एप्लीकेबल होगा. क्लियर? Yes. ठीक है, बाकी सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes. एप्लीकेशन हम जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. अब देखो बच्चों, जब हमारा लीनियर मोशन था, काइनेटिक एनर्जी
was simply given by half mv square. याद है? Yes. Yes. m is the mass and v is the speed. Now काइनेटिक एनर्जी, अब ये बात तो क्लियर हो गया कि जो काम वहां पे मास अकेला कर रहा था, यहाँ पर मास अकेला नहीं करने वाला है. मास के साथ एक और चीज है जो इन्वॉल्व हो रही है कंटिन्यूसली. क्या है वो? अभी हमने सुना, Inertia. हमने देखा. inertia, Moment No, of no, no, inertia. यह फिर से सुनो, यहाँ पर इनर्शिया के लिए सिर्फ मास रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है? सो सारा जितना भी ठेका था मास इनर्शिया को संभालने का, वो मास ने लेके रखा था. पर जब हम रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं, और उसका जो इनर्शिया होता है, वहां पर इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास के फैक्टर पे नहीं रह जाता. इट Distance. डिपेंड्स ऑन व्हाट? Distance from origin. And the axis of rotation. from axis of rotation. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब यहाँ पर जो मास है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा. वी नीड टू गो फॉर मास को पूरी तरीके से आपका mr स्क्वायर रिप्लेस कर देगा. करेक्ट है? मास विल बी टोटली रिप्लेस्ड बाय mr स्क्वायर एंड योर वेलोसिटी विल बी टोटली रिप्लेस्ड बाय, सिंस इट वाज अ लीनियर स्पीड, तो अब चीजें रोटेट हो रही है. देयर विल बी एंगुलर स्पीड, Angular that speed. is omega square. Omega So square. kinetic energy of a rotating body is basically given by half mr square. आपका I होता है, और स्पीड यहाँ पर लीनियर स्पीड थी, यहाँ पर आपकी आ जाएगी एंगुलर स्पीड. नहीं समझा, mr स्क्वायर नहीं किया. फिर से समझाती हूँ, रुको. मैंने कहा मैं आपको बच्चों ना लीनियर और रोटेशन के बीच में कंपैरिजन सिखा रही हूँ. बेसिकली लीनियर में सारे चीजें मास हैंडल करता है, ये क्लियर है? Yes. Yes. करेक्ट है? बट रोटेशनल में mr स्क्वायर हैंडल करता है, ये क्लियर है? Yes. 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 लीनियर में स्पीड विल बी v, लीनियर स्पीड. रोटेशनल में स्पीड विल बी Omega. Omega. एंगुलर स्पीड. Angular Right? speed. Kinetic energy for this is given by half mv square. Is this clear? Yes. 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 तो काम यहाँ पे अकेला मास ने उठा के रखा है, यहाँ पर आप जाओगे तो अकेला मास नहीं संभालेगा उसको, mr square. वहां पर mr स्क्वायर संभालेगा. एंड v की जगह पे यू आर गोइंग टू हैव एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा स्क्वायर. सो you will basically write kinetic energy of a rotating body as half I omega square. Yes. समझ रहा है? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पर इनर्शिया को हैंडल करने वाला सिर्फ मास था, Mass. तो फॉर्मूले में सिर्फ m आया था. यहाँ पर इनर्शिया को हैंडल करने के लिए mr स्क्वायर है, जिसको हम I बोलते हैं. कैन यू रिलेट दिस टू? कुछ रिलेट कर Yes, पा रहे ma'am. हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. कि when you write a linear, you write half mv square. But when you write rotational kinetic energy, you write half I omega square, where I is your mr square. नहीं, यहाँ पर Yes. inertia क्यों लेते हैं? क्या हुआ बेटा? Inertia क्यों लेते हैं? We will prove that. ये हम प्रूफ करने वाले हैं. Yes. अभी शुभम, अभी हमने पीछे देखा कि लीनियर में जितने भी फैक्टर्स है मास इनर्शिया के, इट वाज टोटली हैंडल्ड बाय मास. बट रोटेशनल में इट इज नॉट ओनली हैंडल्ड बाय मास, इट इज हैंडल्ड बाय इट्स mass as well as, means it is handled by product of mass into square of the distance of that mass from the axis of rotation. है कि नहीं? Yes. 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 तो यहाँ पर जो काम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए, जो काम सिर्फ मास कर रहा था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए सपोर्ट करने वाला है, which we call as inertia. Yes. 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 मतलब जहां पर हम यहाँ पर मास को m लिखते हैं, यहाँ पर हमको इस पूरे इफेक्ट को I के टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ता है. Hope you people can relate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
we are going to have a proof for this. मैं without proof इस पे बात नहीं करूंगी. We are going to have a proof. मैं इवन इनर्शियाज के लिए भी जब हम अलग अलग मासेस लेकर उनके इनर्शियाज निकालेंगे ना, वहां पर मैं आपको इनर्शिया का फॉर्मूला भी प्रूफ करके दूंगी कि how it depends on mass and how it depends on square of the distance. Even I'll show you the proof also with a video that कि distance कितना ज्यादा मैटर करता है for a rotating body किसी भी ऑब्जेक्ट का. That I'm going to show you with the help of a video. I have that video, but not now. अभी फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को रिलेट करवाना चाहती हूँ कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या. जहां पर यहाँ पूरा खेल अकेले मास ने उठा के रखा हुआ है, यहाँ पर मास के साथ एक और चीज है जो पूरे गेम को चेंज करने में हेल्प कर रही है. दैट इज योर मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट मास. दैट इज जो काम अकेला यहाँ मास करने वाला है, यहाँ पर उसी काम को प्रोडक्ट ऑफ मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर कर रहा है. इज दिस क्लियर? बोलो. मैम यहाँ पे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अप्लाई किया है ना. प्रूफ करेंगे आगे हम जाके. वी आर गोइंग टू डू इट, डोंट वरी. जो Okay, तुम ma'am. बोल रहे हो ना, समवेयर वी आर गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट टू कम टू दिस कंक्लूजन. यस मैम. ये कंक्लूजन पे आने के लिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का कंसेप्ट हम यूज करेंगे. Yes. श्योर. Yes. बट कैन यू रिलेट दिस टू? Yes, ma'am. यस मैम. Yes. अब दो डिफरेंस तो क्लियर हो गया लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में बच्चों. पहला डिफरेंस ये क्लियर हुआ कि भाई लीनियर मोशन में जो काम अकेला मास हैंडल करता है, रोटेशनल मोशन में मास, प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हैंडल करता है. जहां जहां पर इवन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जहां जहां पर लीनियर मोशन में मास अकेला आके बैठा होता है ना, वहां पर जब आप वही डेरिवेशन, जब आप वही फॉर्मूला जब आप रोटेशनल मोशन के लिए लिखते हो ना, मास को पूरी तरीके से रिप्लेस करके कौन बैठेगा आकर? हु विल सिट? Moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Inertia. समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको किसी ने कोई Yes. फॉर्मूला दे दिया, उसमें मास प्रेजेंट है लीनियर स्पीड में, लीनियर कंडीशन में, तो अगर आपको किसी ने बोला कि भाई मुझे रोटेशनल के लिए क्या चेंजेस है वो बता दो, तो आप पहले बोलोगे सबसे पहले तो मास को इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करो. होप एवरीवन इज क्लियर. 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी किसी को नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. नीहू समझ में आ रहा है? किंजल समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस मिस. शुभम इज दिस क्लियर? निधि, यस आदित्य, शरण? यस मैम. ओके, आगे बढ़ू. अक्षय इज दिस Yes, क्लियर? ma'am. भूषण? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. चलो फिर आगे जाते हैं. लेट्स प्रूव दिस फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी जरा प्रूव करते हैं. ठीक है, गिव द हेडिंग एज एक पेज छोड़ दो फॉर राइटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन एंड उसका डायमेंशंस, एंड गिव हेडिंग एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. एंड यू विल फाइंड दैट डेरिवेशंस तो बहुत इजी है, बट डेरिवेशन जितने इजी है उतना ही टफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का. बहुत दिमाग लगाना पड़ता है. हाउ यू नीड टू गो, हाउ यू नीड टू सॉल्व. सो इस चैप्टर का थियोरी बहुत प्यारा है, बट इस चैप्टर का सम वही कर सकता है जिसको कंसेप्चुअली चीजें समझ में आ रही है. ये बात क्लियर रखो. और एंट्रेंस का और बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट चैप्टर्स में, मतलब ये पार्ट ऑफ द चैप्टर अगेन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पार्ट है वो आपके जेडब्ल्यू का एंट्रेंस और सीटी का एंट्रेंस का फेवरेट पार्ट ऑफ द चैप्टर है क्वेश्चंस पूछने के लिए. आपको वो सीधा एक ऑब्जेक्ट दे देंगे और बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो इस ऑब्जेक्ट का, इस एक्सिस के अक्रॉस, सो दैट वी विल लर्न फर्दर. पहले ये देखते हैं. लेट्स प्रूव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. ठीक है, मैंने एक बॉडी कंसीडर की है. ठीक है, I am considering the axis of rotation over here. This is my axis of rotation. ठीक है, it is moving with the constant angular speed omega. पूरी बॉडी constant angular speed omega से घूम रही है. ठीक है, अब let's consider the masses to be discrete. मैं masses को फिलहाल अपनी चीजों को easy करने के लिए I am considering the masses to be discrete. So here
This is M1, R1. Yeah, let's consider from this point. Okay. So let's say this is M1, R1. There is another distance, M2, R2. There is another distance, M3, R3. ये as it is draw करके ले लो. Give the heading as kinetic energy of a rotating body. Draw this right now. Do it fast. कर रहे हैं ना सब लोग? Yes, ma'am. Yes. ma'am. Okay. Once you are done with this, let me know. मैं कुछ points बोल रही हूँ वो लिख के ले लो. Then we will go to the proof. Done, ma'am. ठीक है? चलो. Write down. Consider a rigid body. Consider a rigid body rotating with a constant angular velocity omega bar. Consider a rigid body. First point here. Consider a rigid body rotating with constant angular velocity omega bar. Consider a rigid body rotating with constant angular velocity omega bar. इसको point O डाल दो. About an axis passing through the point O. About an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of the figure. Consider a rigid body rotating with constant angular velocity omega bar. About an axis passing through the point O. About an axis passing through the point O. And perpendicular to the plane of the figure. Means हमने एक rigid body consider की है जो constant angular velocity omega से rotate कर रही है. किसके across rotate कर रही है? इस axis के across rotate कर रही है. और ये जो आपका body है ये perpendicular to the figure है, मतलब बाहर की तरफ है. और ये जो आपका axis है, this is also perpendicular to the particular plane of the body. यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है. They want to say this. Miss, rigid body मतलब क्या होता है? क्या हुआ बेटा? फिर से बोल. Rigid body. Rigid body is means उनके जो masses है वो एक हर जो masses जहाँ पर है वो अपने point पर fixed है. मतलब it's not like a fluid. Fluid का अच्छा नहीं होता. Fluid के masses अंदर बाहर हो सकते हैं like amoeba, fluid. यहाँ पर when I'm saying rigid body, so M1 is at distance R1, so M1 is fixed at distance R1. उसका distance नहीं change होने वाला. Such bodies are considered to be rigid body. Yes, miss, समझा. ठीक है? First point सबने लिख लिया? Yes. I'm done. कोई ऐसा है जो रह गया है तो बोलो. I'll repeat it. ठीक है. Write down second body. Write down second point. Suppose that body is made up of n discrete particles. Suppose that body is made up of n discrete particles. Suppose that body is made up of n, capital N लेना, n discrete particles. N discrete
particles. मैम सपोज दैट बॉडी के बाद क्या था? Suppose that body is made up of n discrete particles of masses, n discrete particle of masses m1, n discrete particle of masses, n discrete particle of masses m1, m2, mn with मत लिखो, which are situated at perpendicular distance r1, r2, rn respectively. मतलब आपका बॉडी n डिस्क्रीट मासेस से बना है जिनका मासेस m1, m2, mn तक है, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं एट अ डिस्टेंस r1, r2, rn रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब m1 r1 पे बैठा है, m2 r2 पे बैठा है और mn जो है वो rn पे बैठा है. Is this 2 points clear? Yes. Yes. Now write down next point. The linear speed of mass m1. अब अगर आपको याद हो तो लीनियर स्पीड जो होती है, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में देयर इज अ रिलेशन v is equals to r omega. अभी किसी ने बोला था, right? Yes. So for m1 it will be v1 is equals to r1 into omega. Yes. Because body एक constant angular velocity, पूरी body एक constant angular velocity से मूव हो रही है, पर हर पार्टिकल का लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि लीनियर स्पीड सिर्फ और सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितने दूर पर है. इज दिस क्लियर? फॉर एग्जांपल जब हमने ये ऑब्जेक्ट देखा तो यहाँ पर m1 यहाँ पर था, m2 कहीं और है, m3 कहीं और है, तो सब घूमेंगे एक ही साथ, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी. बट अगर आप सबकी लीनियर स्पीड की बात करो तो लीनियर स्पीड जो होती है, हमें पता है कि एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच में रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है. तो जो लीनियर स्पीड होती है ना बच्चों, लीनियर स्पीड मतलब दिस स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड. सो इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो सबकी सेम नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी आपके r पे. ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा तेजी से घूम रहा होगा. दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टेटमेंट और बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन भी है. ये आप अपना ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो चीज जितनी ज्यादा दूर होती है वो उतनी ज्यादा लीनियर स्पीड से घूम रही होती है. ओके, सो फॉर मास m1 v1 is equals to r1 omega. For mass m2 v2 is equals to r2 omega. For mn vn is equals to rn omega. Yes, as it is लिख लो. Is this clear? बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी, जब आप किसी चीज को गोल घुमाते हो तो पूरी की पूरी बॉडी का अगर आपने एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रखा है तो सारे ऑब्जेक्ट सेम एंगुलर स्पीड से घूमेंगे, पर सारे ऑब्जेक्ट्स का लीनियर स्पीड अलग अलग होगा और वो लीनियर स्पीड डिपेंड करेगा एंगुलर स्पीड और उसके वो जो पर्टिकुलर मास है जिसको आप जिस मास को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितनी दूर पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस पर. सो लीनियर स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज. Yes. Now, write out 4th point. Kinetic energy is given by, for अगर मैं लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, so for m1 that is basically half m1 v1 square. For m2 this is kinetic energy
काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2v2 स्क्वायर। वैसे ही फॉर mn काइनेटिक एनर्जी is half mn vn square. Is this clear what I have written? Yes. ठीक है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी that will be, अगर मैं हाफ कॉमन कर दूं, सो m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर गोइंग थ्रू mn vn स्क्वायर। ठीक है। Now let's talk about rotational kinetic energy. Let's talk in the terms of rotational kinetic energy. और हमने देखा अभी रिलेशन कि लीनियर स्पीड और रोटेशनल स्पीड में क्या रिलेशन है। v1 is r1 omega. Do you remember? Yes. Yes, Let's substitute this. ma'am. Kinetic energy rotational is half common रखो, m1 v1 is r1 omega, so this will be v1 का square, so r1 omega the whole square plus m2 into r2 omega the whole square plus mn into rn omega the whole square। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, क्या किया? ma'am. Yes. सबने यहाँ तक लिख के लिया है? यहाँ तक सबने लिख के लिया है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सो हमारा फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाफ मैंने कॉमन करके रखा था, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर till mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. So therefore kinetic energy rotational is half, अगर हम इसको देखें ओमेगा को कॉमन, ओमेगा स्क्वायर कॉमन करें तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, और अगर हम इसको देखें तो दिस इज एक्चुअली योर समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। Yes. So kinetic energy rotational is half of summation of mi ri square, I is going from 1 to n into omega square, और mi ri square अभी हमने पीछे देखा क्या होता है? Moment What it of is? inertia. Moment of Moment inertia. of inertia, that is I. So half I omega square. Hence proof. Is this clear everyone? Yes. ma'am. अब एक काम करो, फटाफट जो मैंने लिखाया, जो डेरिवेशन मैंने करवाया, जरा उसको गो थ्रू करो। कैमरास ऑन करके बच्चों प्लीज सामने रख दो, सो आई कैन सी कि आप लोग कर रहे हो वो थ्रू। किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट है तो पूछो। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस समझा? फॉर एग्जांपल ये मेरा बॉडी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो यहाँ से मास ये m1 है, यहाँ से ये मास, लेट्स ड्रॉ दिस मासेस। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मेरा पेन दिख रहा है सबको? ये परपेंडिकुलर है ना, ये m1 है, तो m1 का डिस्टेंस और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा Yes, ma'am. सबको? Yes, Yes. ma'am. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने का मतलब ये है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे मैंने सारे मासेस के डिस्टेंस को 90 डिग्री पे लिया है। आई हैव टेकन एट 90 डिग्री। फिलहाल हम सिंपल के साथ जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स की तरफ बढ़ेंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो एक बार जरा गो थ्रू करके देख लो। डेरिवेशन क्लियर है क्या सबको? स्टेप्स आर वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू विद द थिंग्स। ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से गोल गोल घूम रहा है,
बट लीनियर स्पीड हर मास की सेम नहीं होती, क्योंकि हमें पता है लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे घूम रहा है। If you are done, let me know. Is everyone clear? Yes. Yes. मैम बोलो। मैम सबका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? हाँ, सबका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। पूरा जब आप किसी चीज को गोल घुमाते हो तो अब थोड़ी ना कोई चीज पीछे रह जाती है, और वो रिजिड बॉडी है। सबका सब, अगर आप एक बॉल को गोल घुमाते हो तो पूरा का पूरा बॉडी एक ही साथ घूमता है ना। बट अगर आप एक एक मास को देखकर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मासेस पास में है उनकी लीनियर स्पीड कुछ और है, जो मासेस दूर है उनकी लीनियर स्पीड कुछ और है, पर आप एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हो। समझ में आया? ये चीज फ्लूइड में नहीं कर सकते। फ्लूइड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एंगुलर स्पीड हर एक मास की अलग अलग हो जाए, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड सारे एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं होते, उनका डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। मेक इट वेरी क्लियर। मींस गैसेस का भी यही होता है ना, गैसेस रिजिड गैसेस का। यस यस बेटा, गैसेस की बात कर रहे हो ना, गैसेस इज आल्सो फ्लूइड, गैस इज आल्सो फ्लूइड, राइट? यस, You cannot keep the distance to be constant. यस। अगर Yes. रिजिड मॉलिक्यूल क्या तो उसका ये आएगा फिर से बोल बच्चा। मींस अगर रिजिड मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो हाँ, तो फिर बोल सकता है। तब तू जो बात कर रहा है ना, यू आर गोइंग टू डायटोमिक वाला कंडीशंस, यस Right. राइट। सो दैट इज टोटली अ डिफरेंट फिनोमिना। वो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बात हो गई। फिर मतलब आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बात कर रहे हो। अब हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब हम इतने लोअर लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। दैट इसीलिए पता है आगे जाकर उस टॉपिक को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। ये आप बड़े मासेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, अब आप एक एक मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हो। व्हेन आई सेड अ मास, आई डिड नॉट सेड कि मैं एक एक ऑक्सीजन और एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के डिस्कशन कर रही हूँ। मैंने कहा मास, मास मींस आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ मास। यहाँ पर अब मैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। इसीलिए आगे जाकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक अलग ही फिजिक्स में डाल दिया जाता है। वो एक अलग फिजिक्स है जिसमें आप मॉलिक्यूल्स के एकदम लोअर लेवल पर जाकर बात करते हो। यहाँ पर हम मासेस के बारे में बात कर रहे हैं। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे जाते हैं जरा। ओके, जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की, मैंने आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाया कि लीनियर स्पीड और रोटेशनल कंडीशन, इनमें कैसे चीजें चेंज होती है। सो एक्चुअली में पता है वर्ड कैसे यूज किया जाता है? वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है कि दोनों का बिहेवियर या दोनों का काम सेम है। दोनों अलग अलग दुनिया में काम कर रहे हैं पर दोनों का काम सेम है। फॉर एग्जाम्पल योर मॉम एंड योर डैड, दोनों का काम है आपका नर्चरिंग करना, देयर वर्क आर एनालॉगस। बट पापा बाहर जॉब करके हेल्प करते हैं और मम्मी घर पे आप लोग को फूड सर्व करके आपका केयर करके हेल्प करती है। इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? सो एनालॉगस का मतलब होता है इंटेंशन सेम होना, काम वही करना, बस अलग अलग तरीके से करना। यहाँ पर जो मास है वो इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलकर इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दोनों का काम एक ही जैसा है
दोनों का काम है अपने स्टेट को चेंज ना होने देना, बट यहाँ पर स्टेट ना चेंज होने में सिर्फ और सिर्फ मास हेल्प करता है, और यहाँ पर स्टेट ना चेंज होने के लिए मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दोनों मैटर करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. समझा व्हाट इज दैट? सो यस एनालॉगस का मतलब होता है कि काम वही होना, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, करना दोनों को वही है। मॉम को भी आपकी केयर करनी है, पापा को भी आपकी केयर करनी है, पर दोनों का वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। मम्मी बहुत शांत होती है, स्मूथली हैंडल करती है, पापा थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, पर दोनों का रीजन, दोनों का अप्रोच एक ही है कि आप लोगों का लाइफ एक बेटर लाइफ बने। समझ में आ रहा है? एनालॉगस का मतलब समझ रहा है सबको? इज आई एम क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉगस? Yes, ma'am. यस जिस तरीके से लीनियर मोशन में फोर्स काम करता है, फोर्स का एनालॉगस रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। समझे? मतलब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करेगा वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करने वाला है? टॉर्क सो एनालॉगस का मतलब समझ में आ रहा है? व्हाट इज एनालॉगस? Yes. यस So someone said, what is analogous of mass in rotational motion? You will say it is moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया Yes. मतलब जो काम लीनियर मोशन में मास अकेला हैंडल करता है वही काम रोटेशनल मोशन में mr² मिलकर हैंडल करता है। Is this clear everyone what I said? Yes. यस किसी को यहाँ तक कोई डाउट है या मैं आगे जाऊं? So चलो जरा एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। लेट्स गो अहेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गिव द हेडिंग एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग फॉर एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a ring passing through for an axis passing through the center and perpendicular to the plane. Passing through the center and perpendicular to the plane. ये जरा ये लाइन को है ना जरा डबल अंडरलाइन करो। हमने एक्सिस कहां पर लिया है? Where we have taken the axis. ये मेरा रिंग है, I have considered a ring, ठीक है? मैं इसके सेंटर से मेरा एक्सिस पास कर रही हूँ और परपेंडिकुलर टू द रिंग। परपेंडिकुलर मतलब अगर आप कंसिडर कर सकते हो, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल शो यू। जस्ट गिव मी 1 minute। मैम वो पॉइंट रिंग पे नहीं रहेगा? यस, वो पॉइंट रिंग पे नहीं है, रिंग इसके आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, वो पॉइंट रिंग पे नहीं है। जस्ट गिव मी 1 minute। ठीक है, अपनी अपनी मम्मी का बैंगल्स देख लो। मेरी मम्मी का बैंगल मुझे आज आसपास में कहीं दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम आई कैन शो यू। सो बेसिकली रिंग ऐसा रखा है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा बाहर की तरफ। सो दिस इज रिंग और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। सो मैं उसके सेंटर से मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास कर रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, और परपेंडिकुलर बना रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। कैन यू इमेजिन दिस? कैन पीपल इमेजिन दिस? यस एवरीवन? ठीक है, आगे जाओ, आगे जाए। चलो, यस अब ये बात तो क्लियर है बच्चों, इट इज वेरी मच क्लियर। अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो सारे मासेस का अगर मैं सेंटर से देखूं तो जितने भी मासेस हैं ये सारे के सारे मासेस बच्चों एट द डिस्टेंस r बैठे हुए हैं, राइट? they are sitting at a distance r. R. यस मेरे मास कंटिन्यूअस भी है ना? yes continuous है, let's consider it as continuous. ठीक है? so total mass मैं जो ले लूं, ऑफ कोर्स सरकमफेरेंस की वजह से ही सारा मास है, जो भी मास है वो टोटल सरकमफेरेंस की वजह से ही है. सो टोटल मास ऑफ दिस रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इज वेरी इजी. ठीक है? सो अगर आप एंटायर मास करो, लेट्स से मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ के मैं इसका टोटल मास निकालूं तो टोटल मास इसके सरकमफेरेंस की वजह से ही आएगा, Yes. यस है ना? यस सो टोटल मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M. और हमें तो पता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस. R. सारे का डिस्टेंस, किसी भी मास को ले लो, सबका डिस्टेंस क्या आने वाला है? इफ इट इज अ Same. परफेक्ट सर्कल इट विल बी r, यस it will be r. Yes. So moment of inertia for a ring is simply given by mr square, capital M into r square. मैम ये तो बहुत इजी हो गया, चीजें आगे बढ़ेंगी. अभी तो ये सबसे सिंपल बॉडी था कि आई हैव कंसीडर अ सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कल, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखी है. सारे मासेस सेंटर से r डिस्टेंस पे है. टोटल मास ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल M. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली m into r square, क्योंकि सारे मासेस का डिस्टेंस r पे ही है. सो टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय द r square, that is the distance of that particular mass. Is this clear? यस Is this clear everyone? डिस्क का कंसीडर तो उसका भी अलग आएगा ना? किसका बेटा? डिस्क आ रहे डोंट जंप. डिस्क सॉल्व करेंगे, स्फीयर सॉल्व करेंगे, रेक्टेंगल सॉल्व करेंगे, रॉड सॉल्व करेंगे, बहुत सारे. मैं देखो एक बात समझो, तुम लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी कि मैं बहुत ही स्लो जा रही हूँ. रीजन स्लो जाने के पीछे, मैं चाहूँ तो पोर्शन में आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से फटाफट खत्म कर सकती हूँ, पर व्हाई आई एम गोइंग स्लो? बिकॉज मैं आपको हर वो गली दिखाना चाहती हूँ कि जब आप जेई में बैठो या जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, नॉट ओनली जेई, कोई भी लाइफ का एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, तो आपने आपको एटलीस्ट कुछ तो पता है. पूरे नल नहीं हो आप, इवन इफ यू आर नॉट गिविंग जेई, कोई आप एंट्रेंस नहीं भी दे रहे हो तो भी आपको कुछ तो एक्स्ट्रा पता है. सो आई एम गोइंग टू गो वेरी स्लोली. मैं भगाने ही वाली नहीं हूँ आपके एग्जाम्स के हिसाब से. मैम इनर्शिया का जी. फॉर्मूला तो सेम है इधर भी. हाँ, अभी हम देखो फॉर्मूला कुछ भी आए, आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि हर बार मास और उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये तो आपको उस फॉर्मूले में दिखना ही दिखना है. रिलेशंस कुछ इधर उधर हो जाएंगे, कुछ कांस्टेंट्स आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कांस्टेंट्स कम हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट्स बढ़ जाएगा, पर हर बार इनर्शिया का डिपेंडेंसी मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे दिखेगा ही दिखेगा आपको. यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे जाए. लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बोलो, कोई कुछ बोला? Let's calculate the moment of inertia of a uniform disk. ये डिस्क कंप्लीट करने के बाद I'll stop your lecture. Let's go ahead with the disk. अच्छा, एक बात और, डिस्क स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइम के बाद अगर मैंने मेरे रिंग को यहां से घुमाया तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? अगर मैंने मेरे रिंग को यहां से घुमाया तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? अगर मैंने मेरे रिंग को यहां से घुमाया ऐसा एक्सिस रख के तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ये भी हम कैलकुलेट करेंगे. अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के लिए निकाला? किस एक्सिस के लिए निकाला? सेंटर से पास होकर. कुछ टाइम के बाद, नॉट नाउ, अगर मेरा रिंग यहां से गोल गोल घूमता है, मतलब अगर मैं इस रिंग को यहां से गोल गोल घुमाऊं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन रखूं,
तो इनर्शिया का क्या वैल्यू होगा, क्या फॉर्मूला आएगा, वी विल कैलकुलेट। अगर मैं मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन डायमीटर के अक्रॉस रखूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर मैं मेरा एक्सिस यहां पर रखूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये सारे कंडीशंस हम आगे जाके देखेंगे, नॉट नाउ। मैम समझ में आ रहा मोमेंट है? ऑफ इनर्शिया कॉर्ड के अक्रॉस। यस, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे हम देखने वाले हैं। हम इस पहले एक्सिस के अक्रॉस देख चुके हैं, दैट इज टू द सेंटर। दूसरा हम देखने वाले हैं थ्रू दिस पॉइंट, तीसरा हम देखने वाले हैं थ्रू दिस पॉइंट, और चौथा हम देखने वाले हैं पासिंग थ्रू द डायमीटर। ये 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो फिलहाल वी हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस लेट्स गो अहेड विद द डिस्क। बच्चों प्लीज ध्यान से समझो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मैं कुछ सम्स भेजूंगी, ट्राई करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of a uniform disk with an axis passing through the center, passing through the center and perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane. Let's consider the disk. अब ये रिंग जैसा इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है कि सिर्फ सरकमफेरेंस पे मास है, अब ऐसा नहीं रह गया। पूरा अब मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल, राइट? यस तो डायरेक्टली हम लोगों का m मल्टीप्लाई करके r स्क्वायर करके आंसर नहीं जाएगा, इट विल नॉट। सो व्हाट वी कैन डू, चलो जरा कंटिन्यूअस मास एक छोटा सा रिंग कंसिडर करते हैं। अच्छा एक बात समझो जरा, पहले एक रिंग होगा, उसके अंदर दूसरा रिंग, उसके अंदर तीसरा रिंग, उसके अंदर चौथा रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनकर ये डिस्क बना होगा। यस यस ये इमेजिन कर पाए मैंने क्या कहा? यस 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 ये सब लोग इमेजिन कर पाए व्हाट आई सेड? एवरीवन? बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को एक के अंदर एक डालकर आपका ये डिस्क बना होगा। सो लेट अस कंसीडर एक डिस्क, एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। ये वो रिंग है जिसको मैं कंसीडर कर रही हूं, ठीक है? और टोटल रेडियस इस डिस्क का मैं कैपिटल आर ले रही हूं, और ये जो रिंग मैंने कंसीडर किया है छोटा वाला, इसको इसका डिस्टेंस मैं स्मॉल आर ले रही हूं, ठीक है? और ये जो रिंग मैंने कंसीडर किया है इसका विद आई एम कंसीडरिंग एज dr। ठीक है? अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रिंग? पाई स्मॉलर ये जो रिंग है, सिर्फ इस Pi रिंग का एरिया दो। थिंक अबाउट इट एंड आंसर बच्चों, थिंक अबाउट इट। आई वांट एरिया ऑफ दिस रिंग, जो रिंग मैंने शेड की है ना, इस रिंग का एरिया चाहिए मुझे। मैम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। Yes, miss. Pi square minus pi r square. नो, पाई डी आर स्क्वायर। नो। Circumference of this ring is 2 pi r, और अगर उस सर्कमफेरेंस को मैं dr से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा। So area of this ring is 2 pi r multiplied by dr. Miss, नहीं नहीं concept नहीं समझा? समझा। देख नहीं बच्चा, समझा मैम। सुनो सुनो सुनो,
ये आप करेंगे, टोटल इज ये r डिस्टेंस पे है, ठीक है। मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका सरकमफेरेंस जो है ये 2 पाई r होगा, ये मानते हो? यस अगर मैं इसके सरकमफेरेंस को अगर मैं dr थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2 पाई r इंटू dr, ये पूरा एरिया नहीं दे देगा मुझे? dr इज द थिकनेस ऑफ दिस। यस Yes. ये आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि अगर आपका एक गार्डन है, ये गार्डन का इतना थिकनेस है तो कितना एरिया लगेगा, आप लोग सरकमफेरेंस निकालते हो, फिर उसके बाद उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको पता चल जाता है क्योंकि इतने एरिया में मुझे इतना लगने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हैं? यस Yes. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज r। सो अगर मैं सिर्फ इस रिंग को कंसीडर करूं तो ये जो रिंग है उसका सरकमफेरेंस इज 2 पाई r, ठीक है, क्लियर? अब मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए, मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए। सो अगर मैं इस रिंग का एरिया निकालती हूं तो एरिया इज बेसिकली, अगर ये 2 पाई r है, अगर मैं इस dr से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल इतने दूर में कितना इस रिंग ने कवर किया है। अगर मैं 2 पाई r से, दिस इज 2 पाई r, इस 2 पाई r से अगर मैं ये dr की थिकनेस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सरकमफेरेंस ने टोटल कितना डिस्टेंस कितना एरिया कवर किया है इन अ सर्कुलर पार्ट। यू हैव टू इमेजिन इट, सोचना पड़ेगा। dr इज द थिकनेस। अच्छा, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, ये सुनो, मुझे पाइप बिछानी है, ठीक है, मुझे पाइप बिछानी है इन दिस सर्कल, ठीक है, और मैंने मेरे दुकानदार को बोला कि मुझे dr थिकनेस तक पाइप बिछा कर दो। कितने तक? dr थिकनेस तक, ठीक है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये मेरा 2 पाई r का सरकमफेरेंस है और मुझे dr थिकनेस तक पाइप बिछाकर चाहिए। तो अगर उसको पता करना है कि भाई उसको कितने राउंड लेके जाने पड़ेंगे, तो सिंपली उसको क्या करना पड़ेगा, कितना एरिया उसको कवर करना पड़ेगा, सिंपली उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई 2 पाई r कितना है पहले वो निकालेगा और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कितना है वो मल्टीप्लाई करेगा। सो उसको ये पता चल जाएगा कि ओके कितना उसको कवर करना है, ठीक है। फिर वो अपनी पाइप की थिकनेस जाके देखेगा, वो जाएगा और अपनी पाइप की थिकनेस जाकर देखेगा, और पाइप की थिकनेस जाके देखने के बाद उसको पता चलेगा कि ठीक है, एक राउंड के पाइप में ही वो dr कवर हो जाता है या 2 राउंड लगाना पड़ेगा तब वो dr का एरिया कवर होता है। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? Yes. मिस नहीं समझा मिस, एक बार फिर से समझा। यस मैम, नहीं फिर से सुनो। समझा। सुनो व्हाट आई सेइंग, फिर से सुनो। सरकमफेरेंस, ये चैप्टर्स एक्चुअली सामने पढ़ाने वाले हैं बट क्या करें, ठीक है। यहाँ पे ये रिंग है, ये मेरा r है, ठीक है। मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मुझे पाइप बिछानी है और सरकमफेरेंस जो है वो 2 पाई r का है, इसमें मुझे पाइप बिछाना शुरू करना है। चलो मैंने मेरा पाइप बिछा दिया और मैं उसको क्या बोल रही हूँ कि पाइप बिछाते वक्त dr का थिकनेस कवर करो, ठीक है। सो उसने ये एक लाइन कवर किया, अब वो दूसरे लाइन के लिए जा रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा, इट इज कवरिंग एन एरिया, सर्टेन एरिया। यस मिस समझा। टोटल एरिया कितना कवर करेगा? एक तो 2 पाई r उसका एक सिंगल लाइन जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अगर dr कर देगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कितना Area. एरिया कवर करना है Yes. ओवरऑल यस यस सर्कल में। यस यू हैव टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन पॉइंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाओ। अगर अभी भी नहीं समझा, ये देखो जरा, ये आपका सिंगल लाइन है, अगर ऐसी मैं 5 लाइन और बना दूं तो
चिपका चिपका कर। डोंट यू थिंक लाइन से एरिया बन गया? Yes. Yes. यही हो रहा है। ये मेरा सिंगल सरकमफेरेंस था, उसी सरकमफेरेंस को जब मैंने जितनी भी थिकनेस थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे टोटल एरिया मिल गया। यही फिनोमिना। Are you understanding what I said? Yes, ma'am. Yes. Yes. So सिंगल सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय जितने भी डिस्टेंस तक वो फैला है उतने तक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई गॉट द एरिया ऑफ द रिंग, दैट इज 2 पाई r into dr। इनर्शिया के लिए आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब ये बात तो क्लियर है कि भाई रिंग जैसा सिंपल स्ट्रक्चर तो है नहीं, इट्स नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल पूरे डिस्क पे, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इज वी आर गोइंग टू डील विद सरफेस डेंसिटी। मैम लेकिन मास तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, तो जहाँ से देखा सेम रहेगा, दैट इज ट्रू। पर क्या अगर तुम सिर्फ सरकमफेरेंस कंसीडर कर लोगे तो चल जाएगा क्या? हम लोग ने रिंग में नहीं, सिर्फ सरकमफेरेंस कंसीडर कर लिया था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास सरकमफेरेंस पे ही जाके बैठा था, और यहाँ पर सिर्फ m कैम, वहां पर सिर्फ हम मास पूरा m ले रहे थे। क्यों? क्योंकि सबके सब एक ही डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर सबके सब सारे के सारे मासेस एक डिस्टेंस पे नहीं बैठे हैं। ये वाला मास पास में बैठा है, दूसरा वाला मास थोड़ा और दूर बैठा है, दूसरा थोड़ा और दूर, तीसरा थोड़ा और दूर, मतलब मासेस के डिस्टेंसेस अलग अलग है। तो यहाँ पर इनर्शिया, यही तो प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन में, कि इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, मास कहाँ बैठा है उस पर भी डिपेंड करता है। वहां पर डायरेक्ट मास लेने का फंडा इसलिए था क्योंकि सारा का सारा मास एक ही डिस्टेंस पे बैठा हुआ था जाकर। सो डायरेक्टली वी रोट एज mr², m is the total mass and r is the distance of that mass। चीजें एकदम क्लियर थी यहाँ पे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं सारे मासेस को सेम मान भी लूं तो सारे मासेस सेम डिस्टेंस पे तो बैठे नहीं है, तो सारे मासेस सेम इनर्शिया तो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले। कोई बहुत कम करने वाला है, कोई बहुत ज्यादा करने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ केदार? यस Yes, ma'am. हम लोग डायरेक्टली टोटल मास के साथ यहाँ पर जा सकते नहीं है, हमको हर एक छोटे छोटे मास के बारे में और हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। मैम सेंटर ऑफ मास से नहीं जा सकते हैं? जा सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके मैम। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी यूज किया जाता है, ऑफ कोर्स किया जाता है, आई नेवर से नहीं किया जाता। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इट इज ऑलरेडी 9, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, वापस से यहीं से शुरू करेंगे यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ठीक है,